अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल। सही है। हमने क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। सही है। इसके पहले लेक्चर में हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स तक डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन से डिस्कस किया था गैसियस एक्सचेंज का। आज हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स में होता क्या है कि भाई एनिमल्स भी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। सही है। एनिमल्स गैसेस को एक्सचेंज क्यों करते हैं? क्योंकि भाई एनिमल्स को ज़रूरत होती है एनर्जी की। सही है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, एनिमल्स एनर्जी हासिल करते हैं थ्रू रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन में क्या होता है भाई? गैसेस एक्सचेंज होती है। गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? ऑक्सीजन अंदर आती है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती जाती है। तो इसी को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। सही। तो ज़रा इसको लिख लेते हैं कि भाई इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, भाई एनर्जी को हासिल करने के लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी एनिमल्स एक्सचेंज गैसेस, एक्सचेंज गैसेस। भाई अब एनर्जी हासिल करने के लिए एनिमल जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं बाय रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के ज़रिए। सही है। रेस्पायरेशन। और इस रेस्पायरेशन में होता है क्या भाई हमारे पास? इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ऑक्सीजन जो है वो अंदर लिया जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। सही है। अच्छा, अब एनिमल्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स, दूसरे होते हैं हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सही है। तो दोनों का लिख लेते हैं भाई। पहले एक्वेटिक एनिमल्स के लिख लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स। सही है। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए और रेस्पिरेटरी एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं एक, और एक होता है हमारे पास एक्वेटिक एनिमल। दोनों के बारे में दो दो बातें लिखेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की भी यहाँ हेडिंग डाल देते हैं भाई। टेरेस्ट्रियल, ज़रा इसकी स्पेलिंग देख लें भाई। हाँ, टेरेस्ट्रियल। सही है। एनिमल्स। सही। इसके बारे में दो दो पॉइंट्स देखने हैं हमारी बुक में जो लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या है भाई? देयर रेस्पायरेटरी मीडियम, देयर रेस्पायरेटरी मीडियम इज वाटर। सही है। एक्वेटिक एनिमल के लिए रेस्पिरेटरी मीडियम क्या होता है भाई? वाटर होता है। मतलब वो ऑक्सीजन कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं? पानी से हासिल कर रहे होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स होते ही वही हैं जो पानी में रहते हैं, जो पानी में अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं। जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि ज़मीन पर रहने वाले होते हैं, वो उनका जो रेस्पिरेटरी मीडियम है, यानी जहाँ से वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं, वो हमारे पास होता है एयर, हवा। देयर रेस्पिरेटरी मीडियम इज़ एयर। सही है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए जो उनका रेस्पिरेटरी मीडियम होता है वो हमारे पास एयर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? वाटर में द वाटर कंटेन, वाटर में मोलिकुलर ऑक्सीजन की जो प्रोपोर्शन है वो कितनी है? सही है। तो द वाटर कंटेन अबाउट 5% ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन। सही है। वाटर में हमारे पास करीबन 5% मोलिकुलर ऑक्सीजन मौजूद होता है, जबकि हमारे पास हवा में, एयर में, तो एयर में हमारे पास मोलिकुलर ऑक्सीजन 21% होता है। द एयर कंटेन about 21% of
मोलिक्यूलर ऑक्सीजन, सही है। हमारे पास हवा में 21% मोलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है और पानी में 5% मोलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, सही है। और पानी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए रेस्पिरेटरी मीडियम है, जबकि एयर जो है यानी हवा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए रेस्पिरेटरी मीडियम है। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो जो कि ज़मीन पर रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल वो जो कि पानी में रहते हैं, सही है। इसके बाद एक चीज़ जो है हमारे पास वो उसका नाम है रेस्पिरेटरी सरफेस, सही है। तो इसके बाद ज़रा रेस्पिरेटरी सरफेस को देखते हैं, सही। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है ये वो सरफेस होता है जहाँ पे हमारे गैसेस एक्सचेंज होती है, सही है, जहाँ पे ऑक्सीजन टेकन इन की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जाती है, सही है। तो ज़रा रेस्पिरेटरी सरफेस को देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस होता है यहाँ हम लिखेंगे कि भाई इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस एनिमल्स हैव अ सरफेस called respiratory surface। सही है। ये वो सरफेस होता है जहाँ पे एनिमल्स के जो गैसेस है उसको एक्सचेंज करते हैं, यानी O2 को इन करते हैं और CO2 को बाहर करते हैं, सही है। उस सरफेस में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, सही है। अच्छा, ये सरफेस इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है, सही है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआ, जैसे कि प्रोटोजोआ होते हैं हमारे पास, हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज रेस्पिरेटरी सरफेस। हमारे पास जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो हमारे पास कहलाता है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हम क्लास 9 के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सही है। जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, in multicellular animals their body surface or some internal surface serve as respiratory surface। भाई जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हो गए, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके लिए या तो उनका रेस्पिरेटरी सरफेस उनकी बॉडी की स्किन होती है या बॉडी का सरफेस जिसको हम कहते हैं,
या फिर उनका इंटरनल रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर मौजूद है, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। सही है, तो उसको हम अभी आगे देखेंगे। सही है। अच्छा, इस रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो भी देख लेते हैं भाई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। चार प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है भाई कि ये हमारे पास थिन होना चाहिए, यानी ये रेस्पिरेटरी सरफेस पतली होनी चाहिए, बिल्कुल मोटी नहीं होनी चाहिए। सही है, ताकि इसमें से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से आर पार हो सके। सही है। दूसरा, हमारे पास वेट होना चाहिए, गीली होनी चाहिए। सही है। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, अल्लाह आपका भला करे, ये हमारे पास परमिएबल होनी चाहिए। सही है। परमिएबल मतलब वो सरफेस होती है जो किसी भी चीज़ को गुज़रने की इजाज़त दे, परमिट करे। सही है। नंबर 4, लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। भाई जितना वॉल्यूम है बॉडी का, जितना साइज़ है बॉडी का, उससे भी बड़ा होना चाहिए, टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। सही, रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा वॉल्यूम की बॉडी के वॉल्यूम से भी बड़ा होता है। सही है। जैसे कि यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, प्रोपोर्शन में भी हम देखेंगे। सही है। प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस हमारी अगली हेडिंग है भाई, प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। सही है। प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस में हमारे पास ये है कि भाई इट मस्ट बी लार्ज, इट मस्ट बी लार्ज, यानी हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो लार्ज होना चाहिए। लार्ज कितना होना चाहिए भाई, अल्लाह आपका भला करे, कि इनफ फॉर एक्सचेंज gases, enough for exchange gases for all the cells of body. Enough to exchange the gases for all the cells of a body. यानी इतनी बड़ी होनी चाहिए हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस कि कम से कम हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद है उनके साथ गैसेस का एक्सचेंज हो सके। सही है, सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, इतनी बड़ी होनी चाहिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस। सही है। अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें, हम अपनी एग्जांपल में देख लेते हैं। इन ह्यूमन द रेस्पिरेटरी सरफेस, ह्यूमन के बारे में क्या कहा जाता है, अब ज़रा यहाँ देखो, बोलते इन ह्यूमन द रेस्पिरेटरी सरफेस इज़ अबाउट 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ द बॉडी। भाई जो हमारे बॉडी का साइज़ होता है उसका 20 गुना यानी 20 टाइम्स बढ़ाओ तो इतना बड़ा हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। सही, हमारे बॉडी का जितना साइज़ है उसका 20 टाइम्स करोगे तो हमारे पास उतना बड़ा रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद होता है। सही, लंग्स के अंदर। सही, तो इसी वजह से गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। सही है, तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस का बड़ा होना लाजमी है। सही है।
अच्छा भाई, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। सॉरी, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस है। हाँ, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। भाई कि ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, इसके लिए ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो ये सारा हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर ज़रा लिख लेते हैं कि भाई जो रेस्पायरेशन होता है ह्यूमन में, द रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो द रेस्पायरेशन इन ह्यूमन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, इन्वॉल्व्स सबसे पहले तो ब्रीथिंग ब्रीथिंग जो है ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नाक के ज़रिए सांस को अंदर लेते हैं, सही है। तो इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, सही है। सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना, ये हमारे पास ब्रीथिंग कहलाता है। अभी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो होता है हमारे पास रेस्पिरेशन में, वो कहलाता है भाई गैसियस एक्सचेंज। ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं हमारे पास हमारे रेस्पिरेशन में, सही है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारे पास जो आगे का सिस्टम होता है उसमें गैसेस एक्सचेंज होती है, सही है। यानी CO2 दिया जाता है और CO2 लिया जाता है, सही है। तो पहले सांस को अंदर लिया, फिर गैसेस का एक्सचेंज किया। तीसरा जो हमारे पास होता है ये कहलाता है भाई सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि जब वो ऑक्सीजन सेल्स की हद तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे वो फूड को ऑक्सीडाइज करता है, सही है। तो फूड को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी मिलती है, उसी को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, सही है। जो हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि भाई रेस्पिरेशन कैसे होती है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे ज़रा ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में देखें कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ होता है। तो द रेस्पिरेटरी सरफेस, the respiratory surface in humans, the respiratory surface in humans is located inside the body, inside the body in the form of alveoli contained in a paired organ called lungs, सही है। तो हमारे पास ये जो मैंने इतना बड़ा जुमला लिखा है, इसमें आसान मतलब ये है कि भाई हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो होता है हमारे बॉडी के अंदर, सही है। और बॉडी के अंदर किस शक्ल में मौजूद होता है, एल्वियोलाई की शक्ल में मौजूद होता है, सही है। ये जो डायग्राम मैंने बनाई यहाँ पे अगर आपको ये छोटे छोटे से गोल गोल सर्कल नज़र आ रहे हैं, इसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। अब इसको हम डिस्कस करेंगे पूरा इसके बाद, तो ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, सही है। और ये एल्वियोलाई लंग्स के अंदर भरे हुए होते हैं, सही है। ये जो एक ये लंग है, एक ये लंग है, दोनों पेयर्ड हुए हैं, सही है। एक पेयर बना हुआ है, सही है। जब दो चीज़ें सेम चीज़ें हों तो हम उसको कहते हैं भाई ये एक पेयर है, जोड़ी है। तो दो लंग्स के पेयर होते हैं, इसमें ये जो एल्वियोलाई सारा का सारा उसी में होता है, सही है। अच्छा भाई, इसके बाद जो हमने देखना है वो ये देखना है कि भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। तो भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम,
तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंसानों के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसमें दो चीज़ें शामिल है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लंग्स, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? इन थोरेसिक कैविटी, यानी जिसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, थोरेसिक या फिर चेस्ट कैविटी, एंड एयर पैसेज वे। हमारे पास हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज़ें शामिल होती है, एक हमारे लंग्स, दूसरा हमारा एयर पैसेज वे है। लंग्स हमारे ये रहे, ये जो दो ऐसे ऑर्गन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे लंग्स कहलाते हैं, सही है। ये जो मौजूद होते हैं ये हमारे चेस्ट यानी इस हिस्से में, इस हिस्से को हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, सही है, यहाँ पर मौजूद होते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल है वो है हमारा एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म होता है। ये जितने भी आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं ये हमारा एयर पैसेजवे कहलाता है, सही। एयर पैसेजवे में हमारे पास नॉस्ट्रिल शामिल होते हैं, यानी नाक के ज़रिए जो हम सांस लेते हैं। उसके बाद ट्रेकिया शामिल होता है, सही, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, जिसके थ्रू सांस अंदर यहाँ से जारी होती है। फिर ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो पाइप्स में, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, सही है। ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल में, सही है। तो ये नोस्ट्रिल, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ये सारा ये चारों हमारे एयर पैसेजवे में आ जाता है, सही है। तो अब हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले लंग्स को डिस्कस करेंगे, फिर एयर पैसेजवे को हम डिस्कस करेंगे, सही। तो मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ। चलिए भाई, पहले नंबर पे हम लंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा भाई, लंग जो हैं वो हमारे पास ईच लंग इज स्पंजी, सॉफ्ट एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। दो लंग्स होते हैं हमारे पास, दोनों में से एक भी यानी दोनों लंग्स हमारे पास, दोनों लंग्स के पास तीन प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो ये स्पंजी होते हैं, दूसरा सॉफ्ट होते हैं, तीसरा पिंकिश यानी पिंक कलर का होता है। स्पंजी से मुराद ये है कि भाई जैसे जिसको हम दबा सके, सही है। जैसे हमारे पास घरों में बर्तन धोने के लिए वो जो हमारे पास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, येलो सा होता है, जिसको हम ऐसे दबाएं तो उसमें से सारा पानी भी निकल जाता है, सही है। पानी उसमें एब्जॉर्ब भी होता है और उस चीज़ का नाम मैं भूल गया, सही। वो भी स्पंजी होता है जिससे हम बर्तन धो रहे होते हैं। ये भी बिल्कुल हमारे लंग्स भी बिल्कुल उसी की तरह होते हैं, सही है। अच्छा, इसके बारे में और देखें तो ये भाई ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ millions of alveoli, सही। हर लंग जो है वो हमारे पास बहुत सारे एल्यूलाई से मिलकर बना होता है। ये हमारे लंग्स हैं, सही, और ये इसमें मौजूद एल्यूलाई। इसको मैं इस वाले को कर देता हूँ। सही है। अच्छा, अब ज़रा एल्यूलाई के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
अच्छा भाई, तो एल्यूलाई क्या है भाई? ईच एल्यूलाई, इसको हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे तो हमें याद भी रहेगा। पहला पॉइंट हम इसके बारे में याद ये लिख लेते हैं कि ईच एल्यूलाई इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। हमारे पास हर एक एल्यूलाई रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, सही है। रेस्पिरेटरी वो सरफेस जिससे गैसेस का एक्सचेंज हो सके, सही है, अभी हमने डिस्कस किया था। दूसरी जो इसका बारे में हम पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ अ पाउच लाइक, इट इज़ अ पाउच लाइक microscopic, it is a pouch like microscopic structure it is a pouch like microscopic structure and made up of only one layer of cell, only one layer of cell। सही है, ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे पाउच होते हैं हमारे पास, सही है, उसी की तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एल्यूलाई। और ये जो है इनके ऊपर सेल की सिर्फ एक लेयर होती है, सही है। एक लेयर का मतलब अगर बहुत सारी लेयर होंगी तो इसका जो सरफेस है वो मोटा हो जाएगा। और हमने अभी पीछे डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ में रेस्पिरेटरी सरफेस के कि भाई हमारे पास जो सरफेस है वो थिक नहीं थिन होनी चाहिए, सही है। तो ये एक ही लेयर से बना है, इसी वजह से ये सरफेस भी हमारे पास थिन ही होती है, सही है। इसके बारे में अगर हम तीसरा पॉइंट देखें, इट इज़ enclosed by a dense network of capillaries, सही। कैपिलरीज हमारे पास खून की नालियाँ होती है पतली पतली, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एल्यूलाई, हर एक एल्यूलाई के गिर्द कैपिलरीज घूमी हुई होती है, सही है। हर एक एल्यूलाई के गिर्द कैपिलरीज घूमी होती है। इसीलिए जब हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ से बिल्कुल एल्यूलाई पे आता है तो एल्यूलाई से वो ऑक्सीजन कैपिलरीज में चला जाता है, कैपिलरीज में खून जा रहा होता है, सही। तो जो ऑक्सीजन है वो एल्यूलाई से ब्लड में चला जाता है जो कि कैपिलरीज में मौजूद होता है, और ब्लड में जो CO2 मौजूद होता है वो आके हमारे पास एल्यूलाई में आ जाता है, सही है। तो ये जो हमारे पास अल्लाह आपका भला करे एल्यूलाई जो है ये कैपिलरीज से इनक्लोज हुआ होता है, सही है। अच्छा, आखिरी पॉइंट जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है कि भाई इन ईच एल्यूलाई exchange of gases takes place between air and blood, सही है। जितने भी एल्यूलाई हैं सब एल्यूलाई पे जो हमारे पास हवा या नाक से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से होते हुए एल्यूलाई में आती है, जो एयर हमारे पास आती है, तो जो हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज होता है वो उस एल्यूलाई के अंदर मौजूद एयर और उस एल्यूलाई के गिर्द जो घूम रहे होते हैं कैपिलरीज, उसके अंदर जो ब्लड होता है कैपिलरीज के अंदर, तो उस एयर और ब्लड के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होता है, सही है। तो ये हमारे पास एल्यूलाई के बारे में डिस्कशन थी, सही। तो ये 4 पॉइंट्स थे, इनको जहन में रखना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सही है। अच्छा भाई, इसके बाद आगे देखते हैं भाई सराउंडिंग ऑफ लंग्स, सराउंडिंग ऑफ लंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, तो अभी सराउंडिंग ऑफ लंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई लंग्स के जो सराउंडिंग्स हैं उसमें क्या क्या मौजूद होता है, सही है।
सराउंडिंग ऑफ लंग्स। तो सराउंडिंग ऑफ लंग्स के मतलब लंग्स के सराउंडिंग में 3 स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं हमारे पास। देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स present in the surrounding of lungs, भाई हमारे पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लंग्स की सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन है जिसने लंग्स को चारों तरफ से घेरा होता है। सही, ये जो लंग्स है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सी चढ़ी होती है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन यानी एक पर्दा सा चढ़ा होता है। इस पर्दे का नाम है हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई ईच लंग इज रैप्ड बाय 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स। दोनों लंग्स जो हैं वो 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स यानी 2 पर्दे उसके ऊपर रैप हुए हैं, यानी 2 पर्दों से उसको घेरा हुआ है। सही, रैप्ड यानी घेरना। सही है, तो 2 पर्दों से घेरा हुआ है प्लूरल मेम्ब्रेन के 2 पर्दों से। सही है, और इन 2 पर्दों के दरमियान एक फासला होता है जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लूइड मौजूद होता है। तो जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन 2 pleural membranes is fluid filled। सही है, जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स के दरमियान 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान का जो स्पेस होता है उसमें हमारे पास एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि एक्ट कर रहा होता है एज अ लुब्रिकेंट। और लुब्रिकेंट हम सब जानते हैं कि भाई लुब्रिकेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर इसको किसी चीज़ में डाला जाए तो उस चीज़ में फ्रिक्शन नहीं पैदा होता। सही है, तो जो हमारे पास चेस्ट की जो मूवमेंट है उसमें फ्रिक्शन को रोकने के लिए इस प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान हमारे पास फ्लूइड मौजूद होता है। सही है, क्यों तो जब प्रेशर पड़ता है ना, सही है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स है वो बाहर की तरफ आते हैं, जब सांस को छोड़ते हैं अंदर की तरफ आते हैं। सही है, और हमें पता है हमारे लंग्स के ऊपर रिब्स यानी पसलियाँ मौजूद है। सही है, अगर ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स ना होती तो जो हम सांस लेते जिससे हमारा लंग्स फूल जाते हैं तो वो डायरेक्ट जाके हमारी पसलियों से टकराते हैं जिसको हम रिब्स कहते हैं, रिब्स से टकरा जाते हैं। सही है, तो उस वजह से लंग्स हमारे डैमेज हो जाते हैं। लेकिन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है वो सारा का सारा प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि हमारे रिब्स की वजह से पड़ रहा होता है। सही, जो रिब्स की वजह से हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है वो सारा का सारा प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान का जो फ्लूइड है जिसको हम बोलें भाई ये एज अ लुब्रिकेंट सर्व कर रहा होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सही, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, विच मेक्स ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। सही है, जो ब्रीथिंग करते वक्त, सांस लेते वक्त जो हमारे पास मूवमेंट होती है लंग्स की उसको वो आसान बना देता है, मूवमेंट ईजियर। सही है, ये हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन थी। अब दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है भाई बोनी केज। अच्छा भाई, तो अब जो डिस्कशन करनी है वो भाई बोनी केज के बारे में डिस्कशन करनी है। तो बोनी केज क्या है भाई, ये एक केज ऐसे पिंजरा सा है, सही है, हड्डियों का, जिससे ये लंग्स हमारे गिरे हुए होते हैं। सही है, इनक्लोज हुए होते हैं। तो लंग्स आर इनक्लोज्ड
बाय अ बोनी केज। सही, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये एक हड्डियों का पिंजरा सा है जिससे हमारे लंग्स जो हैं वो इनक्लोज हुए हैं, जो हमारे लंग्स के इर्द गिर्द मौजूद है। अच्छा, ये जो बोनी केज है ये बना होता है विच इज़ मेड अप ऑफ स्टर्नम, 12 pairs of ribs, and vertebral column। भाई ये पिंजरा जो है ये हमारे पास 3 किस्म की हड्डियों से मिलकर बना होता है। जब हमारे पास आगे बोन्स का चैप्टर आएगा उसमें भी हम ये हड्डियाँ डिस्कस करेंगे। ये एक स्टर्नम हड्डी होती है जो कि हमारे बिल्कुल ऐसे इधर सेंटर में मौजूद होती है, अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको फील भी होगा। सही है, तो ये इधर एक सेंटर में हड्डी मौजूद होती है, पसलियों के सेंटर में, ये हमारे पास कहलाती है स्टर्नम। सही, इसी स्टर्नम के साथ जुड़े हुए होते हैं हमारे रिब्स यानी पसलियाँ। सही है, तो 6 इस तरफ 6 इस तरफ, तो टोटल हो गए 12। सही है, ये इस तरीके से घूमते हुए पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े होते हैं। सही है, तो इस तरीके से एक पिंजरा सा बना होता है जिसको हमने नाम दिया बोनी केज का। इसके अंदर हमारे लंग्स मौजूद होते हैं। सही है, तो ये दूसरी चीज़ है हमारे पास लंग्स के सराउंडिंग में। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है हमारे पास लंग्स के सराउंडिंग में वो है हमारे पास भाई डायाफ्राम। ज़रा मिटा देते हैं भाई इसको। अच्छा भाई, डायाफ्राम यहाँ पे आपको ये एक शीट जैसी नज़र आ रही होगी जो मैंने ब्लैक कलर से इसको डार्क किया हुआ है, इसी को हम डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम। अच्छा भाई, द शीट ये जो है ये हमारे पास डायाफ्राम जो है, अल्लाह आपका भला करे, इट इज़ अ शीट ऑफ मसल, शीट ऑफ मसल। भाई हमारे पास ये एक मसल की शीट होती है, लाइज इन द लोअर रीजन ऑफ थोरैक्स, लोअर रीजन ऑफ थोरैक्स। हमारे पास जो थोरैक्स होता है या थोरेसिक कैविटी होती है, इसके निचले हिस्से में हमारे पास डायाफ्राम मौजूद होते हैं। सही है, ये क्या कर रहा होता है, इट सेपरेट्स लंग्स फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। भाई ये जो है हमारे पास जो डायाफ्राम है ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी और लंग्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। सही है, अब एब्डोमिनल कैविटी वो जगह है, ये नीचे वाली जगह जहाँ पे हमारे पास स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। सही है, इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो इससे हमारे लंग्स को बिल्कुल सेपरेट कर रहा होता है। सही है। अच्छा भाई, ये थी हमारे पास लंग्स के बारे में पूरी की पूरी डिस्कशन। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई एयर पैसेज वे पे। सही, मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ, ऊपर से शुरू करें। एयर पैसेजवे। सही है, हमने अभी बोला कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में 2 चीज़ें शामिल है, एक लंग्स, एक एयर पैसेजवे। लंग्स को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम एयर पैसेजवे को डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द एयर पैसेजवे
अभी मैंने आप लोगों को बताया था भाई एयर पैसेज वे में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है, कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। सही, अब इन सब को हम बारी बारी एक एक करके डिस्कस करते हैं। सही, नंबर पहले पे हमारे पास है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स हमारे पास ये जो नाक के सुराख होते हैं इसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये जगह होती है हमारे पास नॉस्ट्रिल्स। अच्छा भाई, तो जो हवा है हमारे पास बाहर से, इसको भी हम पॉइंट्स में बना के लिख देते हैं। द एयर फ्रॉम आउटसाइड, भाई जो हवा है हमारे पास बाहर से एंटर होती है, फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनटू द नेजल कैविटी। नेज़ल कैविटी हमारे पास ये वाली जगह होती है। सही है, ये यहाँ पे हम साथ साथ लेबलिंग भी करते जाएंगे तो हमें याद भी होता जाएगा। नेज़ल कैविटी, सही, नाक के ऊपर की जो कैविटी होती है ये हमारे पास, अंदर की जो कैविटी है वो हमारे पास नेज़ल कैविटी है। तो जो हवा है बाहर से नेज़ल कैविटी में किसके थ्रू जाती है, इनटू द नेज़ल कैविटी बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनटू द नेज़ल कैविटी बाय, थ्रू लिख देते हैं, थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। भाई बाहर जो हमारे पास नॉस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं उनके थ्रू हमारे पास जो एयर है वो बाहर से नेज़ल कैविटी के अंदर जाते। सही है। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, अच्छा भाई दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये है कि भाई ये जो हमारे पास नेज़ल कैविटी है, ये जो नेज़ल कैविटी है, द नेज़ल कैविटी इज लाइंड बाय म्यूकस सिक्रीटिंग सीलिएटेड सेल्स। सही है, यहाँ पे वो सेल्स मौजूद होते हैं भाई जो हमारे पास म्यूकस सिक्रेट कर रहे होते हैं। सही, इसको हम कहते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग सीलिएटेड सेल। सही है, या इसको और भी नाम दिए जाते हैं। सही है, तो अभी फ़िलहाल ये याद रखो। अच्छा भाई, अल्लाह आपका भला करे। इसके बारे में तीसरा पॉइंट हम ये लिखते हैं कि भाई जो हमारे पास जो हेयर्स मौजूद होते हैं नाक के अंदर, द हेयर्स कॉमा सीलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग, या फिर ये वही ये एपिथेलियल, ये जो ऊपर हमने लिखा म्यूकस सिक्रेटिंग सीलिएटेड सेल या सीलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग, बात एक ही है। सही है। एंड म्यूकस कीप्स द एयर क्लीन by trapping and अल्लाह आपका भला करे, by trapping and removing dust and germs। भाई हमारे पास जो नाक के अंदर बाल मौजूद होते हैं और अल्लाह आपका भला करे एपिथेलियल लाइनिंग या फिर म्यूकस वगैरह, म्यूकस एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, गाढ़ा सा सब्सटेंस, जिसको हम आम लफ्ज़ों में बलगम भी कहते हैं। सही है, तो ये हमारे नाक के अंदर जो हवा है उसको साफ़ रखता है। सही है, कैसे कि भाई यहाँ उस एयर में से डस्ट और जो जर्म्स यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है, उनको अंदर जाने नहीं देता। सही, और उसमें से हटा देता है उस हवा में से। इस तरीके से ये हमारे एयर जो हमारे अंदर जा रही होती है इसको क्लीन कर रहा होता है। सही है।
अच्छा, आखिरी पॉइंट जो इसके बारे में है वो ये है कि भाई द इंटरनल लाइनिंग, द इंटरनल सरफेस इज सप्लाइड, is richly supplied by blood capillaries which makes the blood which makes the air warm। सही है। जो हमारे पास जो हमारे नाक के अंदर की जो सरफेस है, नेज़ल कैविटी के अंदर की जो सरफेस है, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है और ये काम कर रही होती है कि भाई जो बाहर से हवा आ रही है उसको वार्म कर रही होती है। सही है, गर्म कर रही होती है। अगर ठंडी हवा यानी उसको बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक हमारे पास मेंटेन करती है। सही है। तो ये हमारे पास नॉस्ट्रिल्स के बारे में डिस्कशन थी। इसके बाद हम ट्रेकिया के बारे में डिस्कशन कर लेते। सही है। ट्रेकिया, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, ये नेज़ल कैविटी है, ये हमारे पास ओरल कैविटी है, ये वाली मुंह की। सही, इसको ओरल या बकल कैविटी भी कहा जाता है। सही है। और यहाँ पे जो नेज़ल कैविटी और बकल कैविटी या ओरल कैविटी जो यहाँ पे दोनों एक साथ ओपन हो रहे होते हैं, इसको हम फेरिंग्स का नाम देते हैं। सही, यहाँ तक कि हमारी जो लेबलिंग है वो हो गई। अब इसके आगे की लेबलिंग देखनी है। अच्छा भाई, इसके आगे की लेबलिंग हमने ट्रेकिया से शुरू करनी है। अच्छा भाई, तो एयर पैसेज वे में हमारे पास नोस्ट्रिल्स के बाद हमारा ट्रेकिया आता है। सही है। तो ट्रेकिया हमारे पास अल्लाह आपका भला करे, द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी जो हमारे पास नेज़ल कैविटी की इंटरनल ओपनिंग होती है वो हमारे पास ओपन होती है एक लॉन्ग ट्यूब में, ओपन्स इन टू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया। सही है। जो नेज़ल कैविटी होती है हमारे पास अंदर से, वो एक लंबी सी ट्यूब में खुलती है जिसको हम नाम देते हैं भाई ट्रेकिया। सही है। अच्छा, इस ट्रेकिया में इट कंसिस्ट ऑफ सी शेप कार्टिलेज, कार्टिलेजनस रिंग्स, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स। भाई इस ट्रेकिया में ये देखो, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखो ऐसे सी शेप के कार्टिलेज के रिंग्स मौजूद होते हैं। इसका काम क्या होता है? विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलेप्सिंग। सही है। ये इस अल्लाह आपका भला करे ट्रेकिया को गिरने से बचाता है। सही है। कोलेप्सिंग का मतलब होता है गिरना। सही है। ये जो ट्रेकिया के इर्द गिर्द सी शेप कार्टिलेज के रिंग मौजूद होते हैं, ये इस ट्रेकिया को गिरने से रोकते हैं। सही है। गिरने नहीं देते। सही है। इसको कोलेप्स होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अच्छा भाई, इसके बारे में अगर हम अगला पॉइंट देखें तो इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रेकिया, या फिर हम लिख लेते हैं देयर इज़ अ बॉक्स in the beginning of trachea,
भाई ट्रेकिया के शुरुआत में हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं भाई लेरिंग्स, विच इज बिगनिंग ऑफ ट्रेकिया कॉल्ड लेरिंग्स। या फिर हम इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट ये बनेगा कि भाई अल्लाह आपका भला करे, जो लेरिंग्स है, द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स larynx is called glottis, सही है, which consists of a lid called epiglottis। अच्छा भाई, ये जो हमारे पास लेरिंग्स की ओपनिंग होती है, ये हमारे पास ग्लोटिस कहलाती है। और इस ग्लोटिस के पास एक छोटी सी इस तरीके से लिड की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। सही है, यहाँ पे इस तरीके से मौजूद होता है, इस तरीके से, इसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। सही। अच्छा, इस एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि भाई जब हम खाना वाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, तो जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो उस वक्त ये खाना या पानी कहीं इस ट्रेकिया में ना चला जाए, इसी वजह से ये एपिग्लोटिस इस ट्रेकिया को बंद कर देता है, हमारे इस विंड पाइप या सांस की नली को बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा खुराक या फिर पानी इसमें नहीं जाता। सही है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट भी लिख देंगे कि भाई ड्यूरिंग swallowing of food और ड्रिंक्स। सही है, जब हम ड्रिंक्स या फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो ये जो एपिग्लोटिस होता है हमारे पास, इस दौरान द एपिग्लोटिस कवर्स द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। भाई ये जो ट्रेकिया की ओपनिंग है, इसको कवर कर देता है, बाय विच, जिसकी वजह से, बाय विच द फूड डज नॉट एंटर इनटू ट्रेकिया, नॉट एंटर इनटू द ट्रेकिया। सही, जिसकी वजह से हमारे पास जो फूड होता है वो ट्रेकिया में अंदर नहीं जाता। सही है। अच्छा भाई, ये था हमारे पास ट्रेकिया के बारे में डिस्कशन। इसके बाद जो हमारे पास होता है, ये भाई ट्रेकिया के बाद क्या आता है हमारे पास? ट्रेकिया के बाद आता है, ट्रेकिया के बाद हमारे पास आता है ब्रोंकाई। सही है। ये जो दो आपको ट्यूब्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं भाई ब्रोंकाई। तो यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं इसकी, ब्रोंकाई। सही है, ब्रोंकाई। अच्छा, अब इसके बारे में पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि भाई द ट्रेकिया बाइफरकेट्स द ट्रेकिया बाइफरकेट्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। सही है। जो ट्रेकिया होता है हमारे पास, वो बाइफरकेट यानी दो हिस्सों में टूट जाता है, इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। जो दो ट्यूब्स में टूट जाता है, इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये भी कार्टिलेजिनस सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग इसके पास भी होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इट कंसिस्ट ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। सही है।
अच्छा भाई, इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें जो हमारे पास है, तीसरा पॉइंट इसका ये है कि जो हमारे पास ब्रोंकस होता है, ऑफ ईच साइड enters into their respective lung, enters into their respective lung called into their respective lung and divides into smaller tubes called bronchiole. सही है। ये जो हमारे पास अल्लाह आपका भला करे ब्रोंकाई जो है, ये अंदर जाके इस साइड का ब्रोंका इस साइड वाले लंग में जाके मज़ीद डिवाइड हो जाएगा, इस साइड का ब्रोंका इस साइड वाले लंग में जाके मज़ीद डिवाइड हो जाता है, और मज़ीद डिवाइड होने के बाद बहुत स्मॉलर से ट्यूब फॉर्म होते हैं जिसको हम ब्रोंक्यूल का नाम देते हैं। सही है। अच्छा भाई, तो इसके बाद ब्रोंक्यूल का है कि भाई ब्रोंक्यूल हमारे पास यहाँ पे ब्रोंक्यूल की भी लेबलिंग कर लेते हैं। ये जो छोटी छोटी सी नालियाँ हैं, पतली पतली सी, ये हमारे पास ब्रोंक्यूल कहलाती हैं। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास ब्रोंक्यूल, इसके बारे में अगर हम देखें तो ईच ब्रोंक्यूल इज़ वेरी थिन ट्यूब। भाई हर ब्रोंक्यूल जो होता है वो बहुत थिन ट्यूब होता है, एंड ओपन्स इनटू एयर सैक, या फिर हम इसको एल्व्यूलाई भी कहते हैं, एल्व्यूलाई। सही है। हमारे पास जो ब्रोंक्यूल होता है वो मज़ीद आगे जाके ओपन होता है भाई हमारे पास एल्व्यूलाई में। सही है, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। सही। तो यहाँ पे हमने इसकी लेबलिंग भी कर ली, और यहाँ पे हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड होता है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।